Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने लास्ट टाइम अपना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कवर किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके से हमारा सेंट्रल का लेजिस्लेचर था, यानी कि हमारी पार्लियामेंट, उसी तरीके से हमारी स्टेट में लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्ट 6 में आता है, ठीक है। पार्ट 6 में आता है, क्योंकि देखो अभी हमने हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पूरे कर लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या क्या पार्ट है उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट में? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये दूसरा पार्ट है लेजिस्लेचर, इसके बाद हम जुडिशरी पढ़ के अपनी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 6 में आती है आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो जो आपकी स्टेट में लेजिस्लेचर है ना, ठीक है, आपको पता है कि सेंट्रल में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आपके दो हाउस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। वहीं अगर मैं स्टेट में बात करूं, ठीक है, तो स्टेट में आपकी लेजिस्लेचर बाई कैमरल भी हो सकती है एंड यूनी कैमरल भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो जब आपकी जो लेजिस्लेचर है वो यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होगी, यानी उसमें सिंगल हाउस प्रेजेंट होगा, सिंगल हाउस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट्स होंगे आपके, ठीक है। एक होगा आपका गवर्नर, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं, जब आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, यानी दो हाउस होंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वहां पर उसमें तीन पार्ट्स होंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। एक तो आपका गवर्नर तो कॉमन रहेगा, ठीक है, गवर्नर। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर में तीन पार्ट्स होंगे, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहीं यूनी कैमरल में बात करें तो आपके दो पार्ट्स होंगे, एक गवर्नर और एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक हाउस होगा, कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर में दो हाउस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारी कंट्री में सिर्फ 6 स्टेट्स के पास आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। बाकी जो 22 स्टेट्स हैं उनके पास यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है? ये हैं आपके बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है? बागमत, बागमत, ठीक है। देखो एक यूक्रेन की सिटी है, ठीक है, यूक्रेन में वॉर चल रही है, ठीक है। तो यूक्रेन में एक सिटी है जिसका नाम है बागमत, वो है बागमत, वहां पर एच भी है, ठीक है। तो मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ पर ट्रिक बना दी है जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है, बागमत। ऑलराइट, ये है बी से बिहार, ठीक है। ए से है आंध्र प्रदेश, के फॉर कर्नाटक, कर्नाटका, ठीक है। एम फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। यू फॉर यूपी और टी फॉर तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। बाकी सभी के पास, 22 स्टेट्स के पास यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। पहले अगर मैं पहले की बात करूं, ठीक है, अर्लियर, तो जे एंड के भी था इन स्टेट्स में, जे एंड के पास भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर था। लेकिन जब वो यूटी में कन्वर्ट हुआ ना जे एंड के, ठीक है, तो उसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर खत्म हो गया, ठीक है। वो यूटी बन चुका है, ठीक है। अब स्टेट तो नहीं, यानी उसका ये सब हिसाब किताब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, पहले 7 थे, जम्मू एंड कश्मीर भी था, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। 6 स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड 22 स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर,
ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक बात और देख लेना, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहते हैं। जैसे कि आपका लोकसभा लोअर हाउस था, उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली भी लोअर हाउस, और आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वो अपर हाउस। ठीक है, तो देखो काफी, जैसे मैंने बताया ना, बाकी जो 22 स्टेट्स है, ठीक है, उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, देखो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, उसकी एग्जिस्टेंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है ऑन द विल ऑफ द असेंबली। तो देखो आपका जो आर्टिकल 169 है ना, आर्टिकल 169 बात करता है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश या अबॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, और उसको एस्टेब्लिश या अबॉलिश करता कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 169 कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकती है या एबॉलिश कर सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप एबॉलिश का मतलब डिसोल्यूशन नहीं समझेंगे। ठीक है, एबॉलिश मतलब जड़ से हटा देना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अभी डिसॉल्व कर दिए, उसके बाद अब नई बनेगी। ठीक है, अगर जैसे लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, ठीक है, तो जब वो 5 साल का टर्म उनका पूरा हो जाएगा ना, एक तो तब डिसॉल्व हो सकती है, या फिर अगर बीच में उसको डिसॉल्व करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है, तो फिर उसको डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, तुरंत एक नई आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा बनानी पड़ेगी। ठीक है, वहां पर लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हम देख रहे हैं कि डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, डिसॉल्व कर देते हैं। एबॉलिश का मतलब है उसको जड़ से खत्म करना। ठीक है, वो वापस उसमें ना आए, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस में ना आए। ठीक है, उसको बिल्कुल हटा देना। और एस्टेब्लिश का मतलब वहां पर एग्जिस्टेंस में लाना लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, जैसे अगर जो हमारे 22 स्टेट्स है, ठीक है, उसमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उनमें, अगर वहां पर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल लाते हैं तो उसको कहेंगे हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की है। ठीक है, और जो हमारे बाकी 6 स्टेट्स हैं, जैसे पहले 7 थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यूटी बना, तो उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एबॉलिश होगी। ठीक है, उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे एबॉलिश कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। बाकी अगर ये 6 स्टेट्स हैं, इसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाई जाएगी तो उसको कहेंगे हम एबॉलिश करना। डिसॉल्व इज अ डिफरेंट थिंग एंड एबॉलिश इज अ डिफरेंट थिंग। तो आई होप आपको एबॉलिश और डिसॉल्व में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि डिसॉल्व तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप एबॉलिश कर सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, जब हम अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश या अबॉलिश करेंगे ना, ठीक है, सो नो अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट और एबॉलिशमेंट। अगर हम एबॉलिश या एस्टेब्लिश करते भी हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी स्टेट में, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब हम इसको एस्टेब्लिश या अबॉलिश करेंगे, ठीक है, तो जो बिल होगा, बिल, ठीक है, वो पार्लियामेंट से पास होगा। बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, तो ये बात स्टार मार्क कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश या अबॉलिश करने के लिए हम बिल लाएंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट से उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा। ठीक है, और जिस स्टेट में लाया जा रहा है, ठीक है, जिस स्टेट में वो एस्टेब्लिश करी जा रही है, ठीक है, या एबॉलिश करी जा रही है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उस स्टेट में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। स्टेट, उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा उस बिल को। ठीक है, उसके बाद आप एस्टेब्लिश या एबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो जो मैंने अभी बताया था आपको, इट्स इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स 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 अपॉन द विल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली की विल पे, कि बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टार मार्क कर लेना, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी वाला केस, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी का केस। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं अपनी
कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीट्स है 500, ठीक है। और मिनिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? मिनिमम सीट्स है इसमें 60 सीट्स इसमें मिनिमम है, ठीक है। देखो इसमें बात करते हैं हम इलेक्शन की, ठीक है। इलेक्शन की, तो इलेक्शन इसका डायरेक्ट होता है, ठीक है। हम सब, आप जैसे हम सब लोग नॉर्मल सिटीजन, ठीक है, इनके जो अपना हमारा एमएलए बनता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसकी हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। यानी किससे होती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी 18 साल से उम्र का बड़ा है, 18 साल से बड़ा है उम्र में, वो यहाँ पर वोट देता है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से होती है यहाँ पर वोटिंग, ऑलराइट, ठीक है। देखो 2020 से पहले क्या होता था, जो आपका गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर को नॉमिनेट करता था जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता था, ठीक है। लेकिन फिर 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से, ठीक है, इस प्रोविजन को हटा दिया गया। अब वो नॉमिनेट नहीं करता है। तो मैं एक बार आपको लिखवा दे रहा हूँ, फिर लिखवा के मतलब, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, वन मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट? गवर्नर, बाय गवर्नर, एकदम ये सब कुछ लोग समझ लेंगे गवर्नर ही नॉमिनेट हो रहा है, ठीक है। बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, ठीक है, फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक बंदे को, ठीक है, पहले गवर्नर नॉमिनेट करता था लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और ये एंड कब से हो गया? एंडेड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, इससे ये एंड कर दिया, ठीक है। तो अब नहीं नॉमिनेट करता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बात याद रखनी है। फिर बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितनी है ना, ठीक है, उसकी 1/3 इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये बात स्टार मार्क कर लेना इस पर कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव, द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, ठीक है। तो इस बात पे स्टार मार्क कर लेना कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ऑलराइट। और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर्स होते हैं इसमें 40, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स में 40 होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। फिर इसके अगर मैं बात करता हूँ इलेक्शन की, इलेक्शन की, ठीक है। तो इलेक्शन होता है इसमें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और होता किससे? वही आपका पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, पीआरएसटीवी से होता है, ऑलराइट। तो देखो इसका इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका इलेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 171 में इसका इलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो 1/3 मेंबर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान दिमाग से, ठीक है। 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इनके लिए जो वोटिंग होती है ना, 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये चुने जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। यानी 1/3 मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चुनता है? उनके लिए कौन वोटिंग करता है? लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स, ठीक है। वहीं पे मैं बात करता हूँ 1/3 मेंबर्स, फिर ये ऐसे ही मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। फिर जो अगले 1/3 मेंबर्स है ना, उनके लिए वोटिंग कौन करता है? उनको कौन चुनता है? उनको चुनते हैं एमएलए, एमएलए, ठीक है। देखो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। देन अनदर 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, आर इलेक्टेड बाय
द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर 1/12 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स दैट आर रिजाइडिंग इन द स्टेट फॉर 3 years। ऐसे ग्रेजुएट जो जिस भी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे चुने जा रहे हैं, ठीक है, उस राज्य में 3 साल से रह रहे हो, ठीक है, ऐसे ग्रेजुएट्स, ठीक है, ऐसे ग्रेजुएट जो 3 साल से रह रहे हो स्टेट में, वो 1/12 मेंबर्स चुनते हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। फिर अनदर 1/12 मेंबर्स, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, ठीक है, ये भी टीचिंग इन द स्टेट फॉर 3 years, ठीक है, ऐसे टीचर्स जो कि उसी पर्टिकुलर स्टेट में 3 साल से पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसे टीचर्स 1/12 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनते हैं, ठीक है। और देखो जो आपका गवर्नर होता है ना, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट्स, यहां पर गवर्नर कितने बंदों को नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को वो नॉमिनेट करता है, ठीक है, गवर्नर। ऑलराइट, और किस बेसिस पे करता है कि इन्होंने आर्ट्स में अच्छा काम किया हो, साइंस में अच्छा काम किया हो, ठीक है, इसकी फील्ड में एक्सेल किए हो, लिटरेचर में एक्सेल कर रखा हो उन बंदों ने, ठीक है, या फिर सोशल सर्विस में एक्सेल किया हो, या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में, ठीक है। तो इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे बंदों को नॉमिनेट करता है गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल सर्विस वाला जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर में एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने की है। बाकी आर्ट, साइंस, लिटरेचर और कोऑपरेटिव मूवमेंट ये सेम राज्यसभा वाला है, राज्यसभा में भी इसी बेस पे नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो अब मैं आपको सीट्स गिनवा देता हूँ। कुछ लोग समझ रहे होंगे अरे यार सीट्स हुई का पूरी, देखो 1/3 मेंबर्स, ठीक है, 1/3 प्लस 1/3 कितना हुआ, 2/3, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, कितना हो गया, 2/3। 1/12 प्लस 1/12 कितना हो गया, 1/6, ठीक है, प्लस ये वाला 1/6, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो 6 + 6 तो क्या आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 1/3 तो आ जाएगा ये 1/3, और 2/3 प्लस 1/3 कितना होगा 3/3, यानी कि 1 हो गए पूरे, मतलब 100% सीट्स हो गई इसमें कवर, ठीक है। 1 का मतलब 100% सीट्स है, जितनी भी सीट्स थी वो पूरी अब इसमें फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये मत सोचना कि कुछ सीट्स रह गई जो बताई नहीं मेरे को कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंदे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो ये अच्छे से याद रखना है कि कितने मेंबर्स कहाँ नॉमिनेट किए जाते हैं, मतलब कितने मेंबर्स कौन कौन इलेक्ट करता है और कितने मेंबर्स गवर्नर नॉमिनेट करता है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कंपोजिशन की लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन होती है 5 साल की, 5 years की, ठीक है। और एक ऐसा हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली आपका टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, टेम्परेरी हाउस, यानी कि इसका डिसोल्यूशन हो सकता है, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, इसका डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। ऑलराइट, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है ना, ठीक है, यानी इसका टेन्योर है, ठीक है, या लिख देता हूँ मैं टर्म या टेन्योर, ठीक है। तो इसका जो टर्म है, टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये बात सेम उसी की तरह है जो आपका लोकसभा था, अगर वहां पर भी देश में इमरजेंसी लगती है तो उसका टेन्योर भी आप हर साल 1 साल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर अभी इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपने इस साल में आप एंटर हुए और इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप इस साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर अगर आप पूरे साल जो है असेंबली वो इमरजेंसी लगी रही,
इमरजेंसी लगे लगे आप नेक्स्ट ईयर आ गया, ठीक है, तो फिर आप देखोगे इस साल भी इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप फिर से इसका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दोगे, ठीक है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी ना, ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो विद इन 6 months ऑफ रिवोकेशन, यानी कि रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी हटती है जैसे ही, ठीक है, तो उसके 6 महीने के अंदर टर्म कम्स टू नॉर्मल, ठीक है, यानी टर्म जो है उसका दोबारा से फिर से 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। जब आपने बढ़ा दिया है, जो 6 साल कर दिया है, ठीक है, उसे 5 साल से दोबारा से 6 साल हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ, जैसी इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर दोबारा से नॉर्मल टर्म आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अब फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपका परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, ठीक है। अब कोई बंदा इस पर कंफ्यूज ना हो कि आप तो इसको एस्टेब्लिश और एबॉलिश करने की बात करें। देखो एस्टेब्लिश और एबॉलिश करना इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है, एस्टेब्लिश और एबॉलिश करना इज ए डिफरेंट थिंग, डिसॉल्व करना इज ए डिफरेंट थिंग। डिसॉल्व हम उस सेंस में कह रहे हैं कि इसको डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व करते ही, ठीक है, दोबारा से नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन होते हैं, दोबारा से नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। लेकिन अगर मैं एस्टेब्लिश या अबॉलिश करने की बात करता हूँ, अबॉलिश कर दोगे ना तो दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। अबॉलिश मतलब आपने पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल ही खत्म कर दी, ठीक है, उसका सत्र खत्म नहीं किया आपने, पूरी जड़ से खत्म कर दिया उसको, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए जिस हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता उसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जैसे आपका जो राज्यसभा था उसका डिसोल्यूशन नहीं होता था, वहां पर राज्यसभा परमानेंट हाउस था, उसी तरीके से यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी परमानेंट हाउस कहते हैं, यानी ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। ऑलराइट, देखो कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिश, डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, एबॉलिश कर सकते हो, ठीक है। उनका सेशन खत्म नहीं कर सकते हो आप, उनका पूरा जड़ से खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स, ठीक है, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, सेम राज्यसभा की तरह राज्यसभा में भी 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर दूसरे साल रिटायर हो जाते थे, इसी तरीके से 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिटायर्ड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो आपके रिटायर्ड मेंबर्स हैं वो दोबारा से री इलेक्शन के लिए मेंबर्स हैं और वो कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे कोई टर्म पे लिमिट नहीं लगाई गई है उनकी, ठीक है। और इसका टर्म होता कितने का है, टर्म होता है इसका 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का टर्म होता है, यानी जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 6 साल के टेन्योर में 3 बार टोटल मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 2-2 साल में रिटायर हो जाते हैं ना, 6 साल का टर्म है, तो यानी 3 बार मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिटायर होते हैं, ऑलराइट, एक टर्म में। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, ठीक है। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो कॉमन ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बंदे को इलेक्ट होना है, ठीक है, तो उसकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, सेम एज लोकसभा, ठीक है। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना है तो उसकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है। और फिर कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होती हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन बाय पार्लियामेंट कुछ इनके लिए क्वालिफिकेशन सेट करता है, ठीक है, उसको भी इनको क्वालिफाई करना होता है, वो आपकी मतलब की नहीं है, ठीक है। फिर आती है इनकी ओथ, इनको ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है आपका गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, या तो गवर्नर खुद दिलाएगा या गवर्नर किसी बंदे को अपॉइंट कर देगा इन लोगों को ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। इनके जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है इनका,
कंडक्ट तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा, ईसीआई कराएगा, ठीक है। बट इनका जो डिस्प्यूट होता है, ठीक है, डिस्प्यूट अगर कोई विवाद होता है, ठीक है, इनके इलेक्शन में, तो उसको हैंडल करेगा हाई कोर्ट। पार्लियामेंट के केस में कौन करता था? पार्लियामेंट के केस में करता था सुप्रीम कोर्ट। स्टेट के केस में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के केस में डिस्प्यूट को हैंडल कौन करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन की, ठीक है। देखो वही बात है, डिस्क्वालिफिकेशन इनका दो बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि सेम पार्लियामेंट में हो रहा था, एग्जैक्टली सेम वही है, ठीक है। केस 1 और आपका केस 2, ठीक है। केस 1 में क्या होता था, अगर मैं पार्लियामेंट के बेसिस पे आपको याद दिलाऊं, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, या सिंपल भाषा में कहूं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई करता था। कौन? सॉरी, तो अगर मैं प्रेसिडेंट के परस्पेक्टिव से बताऊं, मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या करता था, केस 1 के अंडर में प्रेसिडेंट ईसीआई की एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता था, ठीक है। केस 2 में क्या था? केस 2 में एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में, ठीक है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है, ये लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंटी डिफेक्शन लॉ आने पे किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, ठीक है। सेम यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, प्रेसिडेंट बदल जाएगा गवर्नर से, ठीक है, गवर्नर से, और प्लस ईसीआई की एडवाइस लेगा, सेम वही, गवर्नर ईसीआई की एडवाइस पे डिस्क्वालीफाई करेगा मेंबर्स को। दूसरे केस में क्या होगा, जो आप एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, ठीक है, जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा स्पीकर, ठीक है, और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन होगा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो, ठीक है, तो उसमें होगा चेयरमैन, ठीक है। ऑल राइट, तो हम पहले फिर से वही यार, सेम ही है, एग्जैक्ट सेम ही, पर फिर भी लिखवा देता हूँ मैं। केस 1 देख लेते हैं। केस 1 जहाँ पर गवर्नर डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को ऑन द एडवाइस ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वही बात है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो इलेक्ट होने के बाद, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले, ठीक है, तो ऐसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल हो जाए या इस कैपेसिटी में ना रहे कि वो एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है, फंक्शन को निभा सके, तो सिटीजन ऑफ इंडिया ना रहे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे, या फिर अनसाउंड माइंड हो जाए, सेम वही जो पार्लियामेंट के केस में कंडीशन थी, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता है केस 2। केस 2, ठीक है, केस 2 में आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई, सेम वही वाले, सेम वही केसेस है, ठीक है। पहला केस क्या है, जो आपका मेंबर है, ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आया है, ठीक है, उसके खिलाफ वोटिंग कर दे, ठीक है, या फिर उसे वोट देने से मना कर दे, एब्सटेन कर जाए वोट करने से, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्टी वोट्स अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट, और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। जिस पार्टी से बंदा जीत के आया है, जिस पार्टी से बंदा चुन के आया है, ठीक है, उसी पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर दे, ठीक है, या फिर वोट करने से मना कर दे, ठीक है, तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस है, जो आपका मेंबर है, ठीक है, वो जीतती हुई पार्टी से, ठीक है, खुद वॉलंटरी रिजाइन दे दे, ठीक है, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिजाइंस वॉलंटरली, ठीक है, वॉलंटरली। तो ये पहले जांच पड़ताल करी जाएगी कि वो वॉलंटरली रिजाइन दे रहा है, किसी के दबाव में तो नहीं दे रहा है। अगर वो वॉलंटरली रिजाइन देता है, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं देता है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। मेंबर ऑफ, बेसिकली आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस भी हाउस का बंदा हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो, जो आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी,
ठीक है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली जीत के आया है, किसी पार्टी के साथ उसका एफिलिएशन नहीं था, किसी पार्टी से खड़ा नहीं हुआ था, वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ था और जीत के आया है, ठीक है, किसी भी हाउस में, ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उस केस में भी उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये सारे वही चल रहे हैं यार आपके पार्लियामेंट वाले, ठीक है। जो आपका नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट जिसे गवर्नर ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अगर वो 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। तो मस्ट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी बिफोर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ से पहले उसको पार्टी ज्वाइन करनी होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो उसके बाद ज्वाइन करता है तो जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। ऑल राइटी, तो ये हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन। फिर इसमें आता है वैकेशन ऑफ सीट्स। कब एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की सीट खाली हो जाएगी, वैकेशन ऑफ सीट, ठीक है। तो देखो, अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, ठीक है, वो डबल मेंबरशिप ले ले, डबल मेंबरशिप यानी दोनों हाउस की मेंबरशिप ले ले, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी मतलब सीट खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी दूसरी चीज वही जो मैंने आपको अभी डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस बताया ना, डिस्क्वालिफिकेशन के बेस बताया यही कि गवर्नर कैसे रिमूव करेगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब रिमूव करेगा, ठीक है। तो वो सेकंड वाली कैटेगरी जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाई ना डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उस केस में भी सीट खाली हो जाएगी। जब डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो उसमें सीट खाली हो जाएगी बंदे की, ठीक है। एबसेंट रहे, अगर कोई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, वो एबसेंट रहता है 60 दिन तक, लगातार 60 दिन तक हाउस ही नहीं आया, ना लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके बताए गायब है 60 दिन तक, तो फिर उसकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर, अगर वो रिजाइन देता है, ठीक है, तो अगर रेजिग्नेशन लेटर देगा तो लोकसभा वो सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर, और अगर वही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो चेयरमैन को देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, ठीक है। और कुछ अदर केसेस भी होते हैं, ठीक है, अदर केसेस जैसे कि आपका हिज इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट, मतलब जिस बेसिकली इलेक्शन के थ्रू ही तो चुन के आएगा वो, ठीक है, तो उसका जो इलेक्शन हुआ है ना, ठीक है, उसको कोर्ट जो है वॉइड घोषित कर दे, मतलब कह दे कि ये फ्रॉड की एक तरीके से कह सकते हो कि ये माना नहीं जाएगा इलेक्शन, जिस इलेक्शन से वो इलेक्ट होके आया वो कोर्ट कह दे भैया ड्यू टू सम रीजन ये जो इलेक्शन हुआ है ये हम मान नहीं सकते, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं फ्रॉड हुआ है, यानी हम इसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं मान सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये इलेक्शन हम रद्द कर रहे हैं, ठीक है, आप दोबारा से इलेक्शन में खड़े हुए तो आइए, ठीक है, तो उस केस में भी उसकी सीट चली जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन ही नहीं सही माना गया तो फिर क्या ही इलेक्ट होगा वो, ठीक है। या फिर एक्सपेल्ड बाय हाउस, एक्सपेल्ड बाय हाउस, अगर हाउस उसे एक्सपेल कर दे ड्यू टू सम रीजन, अगर हाउस उसको एक्सपेल कर देता है तो उस केस में भी उसकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, एक तो होगा इसमें स्पीकर, ठीक है, और एक होगा आपका डेप्यूटी स्पीकर, सेम लोकसभा की तरह चलेगा इसमें, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। देखो जो स्पीकर होगा, स्पीकर, ठीक है, वो हेड होता है, हमें पता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसका जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे, ठीक है। मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे सेम स्पीकर की तरह चल रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से हम जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि सेम चल रहा है, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा अपना, रेजिग्नेशन लेटर देगा ये अपना डेप्यूटी स्पीकर को, टू डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, ऑलराइट। रिमूवल कौन करेगा इसका, रिमूवल करेंगे मेंबर्स ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स रिमूवल करेंगे और वही सेम रिमूवल मोशन में 14 दिन का एडवांस नोटिस, 14 डेज एडवांस नोटिस, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा उसको रिमूव करने से पहले, ठीक है। ऑलराइट, देखो फिर वही बात है कि जब ये रिमूवल के टाइम पे वोटिंग करेगा ना, ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टांस वोटिंग, ठीक है, पहले इंस्टांस में वोटिंग करेगा। ये बात मैंने आपको बता रखी है कि रिमूवल में जो स्पीकर वोट करेगा वो फर्स्ट केस में वोट करेगा, ठीक है। और जब टाई के केस में अगर किसी टॉपिक पे टाई हो जाता है, किसी सब्जेक्ट पे टाई हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में सेकेंड इंस्टांस में वोट करेगा, यानी उसका जो वोट होता है वो आपका डिसाइसिव या कास्टिंग वोट कहलाता है, ठीक है। तो लिखवा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिमूवल के केस में तो बस जब उसका रिमूवल हो रहा होगा तो फर्स्ट केस में वोटिंग करेगा जब सब करते हैं, ठीक है। अदर मैटर्स में, अदर मैटर्स में, ठीक है, अदर मैटर्स में इन केस ऑफ टाई, अगर किसी भी मैटर में टाई हो जाता है, ठीक है, बेसिकली डिसीजन नहीं निकल के आ रहा होता है, तो फिर एक वोट जो होगा स्पीकर का, ठीक है, वो पूरा पासा पलट सकता है, ठीक है। तो उस केस में सेकंड इंस्टांस में वोटिंग करेगा वो। पहले केस में वोटिंग हुई, उसमें टाई हो गया, अब स्पीकर साहब आएंगे, जिस भी पार्टी की तरफ, जिस भी मतलब पार्टी मतलब दो दो पार्ट होंगे ना, किसी भी जब डिसीजन अगर क्लैश हुआ है, ठीक है, ड्रॉ हो गया है, तो एक पार्टी ये होगा, एक पार्टी ये होगा, दोनों में 50-50% वोट आ रहे हैं, कोई भी डिसीजन निकल पा रहा है, ठीक है। अब स्पीकर साहब आएंगे, बोलेंगे मैं इनके साथ जाऊंगा, यानी इनका डिसीजन मान लिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अदर मैटर्स में सेकंड इंस्टांस में वोटिंग करेगा। पावर्स की बात करते हैं हम, ठीक है, पावर्स की बात करते हैं हम, तो इसमें सेम एज स्पीकर, सेम एज स्पीकर, जो सेम पावर होती है ना स्पीकर की, वही सेम पावर होती है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मेंटेन्स मेंटेन्स डेकोरम, ठीक है, डेकोरम बना के रखता है, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन कर रखता है। और दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, नो कोरम के केस में, नो कोरम के केस में एडजन्स द मीटिंग, मैंने बताया ना कोरम होता है, ठीक है, मीटिंग और सिटिंग कि एक मीटिंग या सिटिंग के लिए 1/10 मेंबर्स, ठीक है, 1/10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, किसके, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/10 मेंबर्स चाहिए होंगे सीटिंग या मीटिंग को कराने के लिए, ठीक है। अगर इतने भी मेंबर नहीं आते हैं तो फिर वो बोलेगा कि भैया जब इतने भी मेंबर नहीं आ रहे तो मैं कहाँ से मीटिंग करा लूँ, तो फिर मीटिंग को एडजर्न कर देता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एक होता है एडजर्नमेंट और एक होता है एडजर्न साइन डाई। एक नॉर्मल एडजर्नमेंट होगा तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बोल देगा कि भैया आज और कल मीटिंग नहीं होगी, मैं आज मीटिंग खत्म करता हूँ, अब जो मीटिंग होगी वो 3 दिन बाद होगी या 4 दिन बाद होगी। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता था, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए एडजर्न कर दिया, बताएगा नहीं कि कब होगी मीटिंग, ठीक है, उसमें कोई पता नहीं होगा कि ये जो मीटिंग रद्द हुई है ये दोबारा से कब होगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ लिखवा रखा है, ठीक है। और मनी बिल को डिसाइड करता है, मनी बिल यहाँ पर लिखता हूँ, डिसाइड्स whether a bill is मनी बिल और नॉट, ठीक है। मनी बिल को जैसे लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता था ना वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, जो स्टेट का मनी बिल आएगा, ठीक है, उसको डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और इसका कास्ट और डिसाइसिव वोट भी होता है, आपने देखा, डिसाइसिव वोट, ठीक है, ये सेकंड इंस्टांस में वोटिंग करता है ना, सेकंड इंस्टांस वोटिंग, जो सेकंड इंस्टांस में वोटिंग करता है वहां पर उसका जो वोट होता है वो कास्टिंग या फिर डिसाइसिव वोट कहलाता है, ठीक है, कास्टिंग या फिर डिसाइसिव वोट कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी उसकी पावर्स, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल डीप में पढ़नी है उसकी पावर्स, तो जो मैंने लोकसभा के स्पीकर की पावर्स पढ़ाई है, ठीक है, वही ऑलमोस्ट इसकी पावर्स है, ठीक है, वो इसकी पावर्स है, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। फिर आपका स्पीकर हो गया, अब आता है आपका डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। तो आपका डेप्यूटी स्पीकर होता है, ठीक है, पहली बात तो वो मेंबर होगा, ठीक है, मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। इलेक्शन कौन करता है इसका, इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर अपना किसको देंगे, स्पीकर को देगा, मतलब
डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को देगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कर रहे हैं तो रिमूवल भी कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। और वही सेम 14 दिन का एडवांस नोटिस, 14 डेज एडवांस नोटिस, ठीक है, 15 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। ऑलराइट, फिर देखो फिर वही बात है कि अगर स्पीकर एब्सेंट होगा, स्पीकर एब्सेंट होगा, ठीक है, तो जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर की तरह काम करेगा, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, ठीक है, तो मैंने आप वहाँ पर भी आपको लोकसभा में बात बताई थी, यहाँ पर भी बताता हूँ कि जो आपका स्पीकर होगा ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, अमंग द मेंबर्स कुछ कुछ 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है, 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा टू फॉर्म अ पैनल, ठीक है, उन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा कि ये एक पैनल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, इनका एक पैनल होगा, ठीक है। और जब स्पीकर भी एब्सेंट है और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो उस केस में इन्हीं पैनल में से 10 मेंबर्स है ना, उनमें से कोई एक मेंबर इस पैनल का स्पीकर की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑल राइटी, फिर बात करते हैं हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जैसे कि वहां पर राज्यसभा थी, राज्यसभा में कौन था, चेयरमैन था, ठीक है, यहाँ पर भी चेयरमैन होगा। और राज्यसभा में क्या था, एक डेप्यूटी चेयरमैन था, यहाँ पर भी एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन। पर यहाँ पर मैं जो बात बताने वाली है वो आपको मैं अभी मार्क करवा दूंगा, क्या याद रखने वाली है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम चेयरमैन की, ठीक है। चेयरमैन चेयरमैन होगा हेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड होगा, ठीक है। इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो इसका इलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा राज्यसभा का चेयरमैन था, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन था, उसका इलेक्शन कौन करते थे, उसका इलेक्शन करते थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। याद आया, क्योंकि जो आपका चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट था वहां पर, ठीक है। राज्यसभा केस में जो आपका चेयरमैन है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट था देश का, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है देश का, उसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, और कौन से, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, ठीक है। वहां पर स्टेट के लेजिस्लेचर के बंदों का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखना, ये अंतर है, क्योंकि देखो ये सिर्फ चेयरमैन है, ये सिर्फ एक चेयरमैन है, ये वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक चेयरमैन है, हेड होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। और इसका इलेक्शन भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे ही करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूछ सकता है वो, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो ये मेंबर होगा, मेंबर ऑफ, ये पहले तो ये वाला बात स्टार मार्क करना, ठीक है, मेंबर, इसका इलेक्शन कौन करता है। दूसरी बात, मेंबर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वहां हमें पता थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो मेंबर नहीं था, ऑल्दो चेयरमैन था वो राज्यसभा का, बट वो मेंबर नहीं था राज्यसभा का, ठीक है। उसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन में कंडीशन थी, ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट राज्यसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए। बट यहाँ का जो चेयरमैन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी होगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात स्टार लगानी है, ठीक है। एक अगली बात स्टार लगानी है, रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ये देगा डेप्यूटी चेयरमैन को, डेप्यूटी चेयरमैन को। वहीं अगर मैं राज्यसभा में बात करूं अपने चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब की, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते थे, वो देते थे प्रेसिडेंट को। याद आया, ठीक है। बट यहाँ पर जो यहाँ का जो चेयरमैन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है, वो अपना रेजिग्नेशन देगा डेप्यूटी चेयरमैन को, डेप्यूटी चेयरमैन को, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। और फिर वही रिमूवल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट भी वही कर रहे हैं तो रिमूव भी वही करेंगे, ठीक है। फिर जो इसकी पावर्स होती है ना, ठीक है, तो पावर्स सेम एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल पावर, ठीक है। तो जो
राज्यसभा के सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है, ठीक है, उसकी जो पावर्स होंगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की तरह ही होंगी, एक्सेप्ट फॉर कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर हुआ है वो मनी बिल है या नहीं है। बट क्योंकि ये बात हमें पता है, देखो अगर मैं पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये सब बात हम जानते हैं कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में एंटर हो सकता है, ठीक है, लोकसभा में एंटर हो सकता है और वहां पर प्रायर परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की उसको एंटर कराने में, ठीक है। वही मैं बात करूं हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनी बिल है ना वो सेम लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर होगा, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है वो ये डिसाइड करेगा कि जो बिल एंटर हुआ है ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कि जब मनी बिल एंटर होता था लोकसभा में तो प्रायर परमिशन लगती थी प्रेसिडेंट की। जब मनी बिल एंटर होगा, स्टेट का मनी बिल एंटर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहां पर गवर्नर की प्रायर परमिशन लगेगी, ठीक है। तो सेम वही है, बस गवर्नर प्रेसिडेंट चेंज होता रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो सेम जो इसकी पावर्स होंगी सेम एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट फॉर मनी बिल पावर, ठीक है। ऑल राइट, फिर आता है आपका डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन की यार, ठीक है, वही सेम पावर्स होती हैं डेप्यूटी चेयरमैन की जो कि राज्यसभा के चेयरमैन की होती है, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन सेम एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है। जैसे कि वो मेंबर ऑफ आपका यहाँ पर, जैसे अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन की बात करूं, ठीक है, चलो लिखवा देता हूँ यार, इतना क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, ठीक है, और उसका जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन लेटर, नेशन लेटर ये देगा टू चेयरमैन, चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, ठीक है। और वही बात है कि अगर चेयरमैन एब्सेंट होगा, ठीक है, चेयरमैन एब्सेंट होगा तो आपका डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की तरह काम करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, ठीक है, तो वही इनका भी एक पैनल होगा, तो मेंबर ऑफ पैनल इस केस में भी चेयरमैन की तरह वर्क कर सकता है अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ऑलराइट, ठीक है। फिर एक बात नोट करके लिखना है यहाँ पर, नोट बना के, लैंग्वेज यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हाउसेस, ठीक है, वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी जा सकती है, ठीक है। बट एक चीज लिखना, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन अलाउ और परमिट a member to address the house in मदर टंग, ठीक है, मदर टंग। तो जो लैंग्वेज यूज होती है स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो इंग्लिश या हिंदी यूज होती है, ठीक है। बट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी मेंबर को परमिट करता है तो वो अपनी मदर टंग में भी हाउस को एड्रेस कर सकता है, ठीक है। और यही सेम सेम ऐसे ही होता है सेम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज यूज होती है हाउस को एड्रेस करने के लिए, मेंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट के कोई भी हाउस का, चाहे लोकसभा का या फिर राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर किसी मेंबर को अलाउ या परमिट करता है तो वो मेंबर अपनी मदर टंग में भी हाउस को एड्रेस कर सकता है, मतलब अपनी जो मातृभाषा है उसकी उसमें एड्रेस कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आते हैं इसमें आपके बिल्स, ठीक है, बिल्स। तो आपका जो बिल है ना बेसिकली आपका ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो सेम जो केस है, ठीक है, कुछ जो बातें उसमें अलग है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
बाकी बातें बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो अलग बातें हैं वो मैं बताता हूँ, बाकी जो आपकी सेंटर में बातें थी वही सेम यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो उनको मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप सेंटर में से पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल की, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, वो आपका लोकसभा, वो सॉरी लोकसभा बोल रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकता है, ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो, जब लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास होता है, ठीक है, वही 3 स्टेज आएंगी ना, 3 रीडिंग होती है, वही सेम जो सेंटर में होता था वही होगा, ठीक है। उसके बाद वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस बिल में कोई अमेंडमेंट बताता है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट बताता है या फिर कोई भी अमेंडमेंट नहीं बताता है, सीधे सीधे उसको पास कर देता है, ठीक है। अगर सीधे सीधे पास कर देता है तो दोनों हाउस से पास हो जाएगा। अगर वो कोई अमेंडमेंट बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि भैया इस बिल में ये आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर वो जो अमेंडमेंट बताए हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल में, अगर वो अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने बिल में कर लेता है, ठीक है, तो फिर वो बिल दोनों हाउस द्वारा पास हो जाएगा। अगर अब जो कंडीशन है, ठीक है, अब जो कंडीशन बता रहा हूं, अगर उसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बिल पहुंचा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद उसने उसको अमेंडमेंट बताए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों को कि आप ये अमेंडमेंट करिए, ठीक है, आपको अमेंडमेंट करने चाहिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली वालों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। पहला तो केस ये कि जब अमेंडमेंट के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बताए वो अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव असेंबली ने मना कर दिए। दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पूरा बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों ने जो बिल है वो 3 महीने तक अपने पास रोक के रखा और उस पर कोई काम नहीं किया, ठीक है, ठीक है। इन तीन केसेस में, इन तीनों केसेस में अब जो जो बिल होगा ना, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से पास करेगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली इन तीनों केसेस में, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। केस केस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, केस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट्स अमेंडमेंट्स, सेम वही है, मैंने सेंटर में लिखवा रखा है सारी चीजें, ठीक है, फिर भी एक बार लिखवाता हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट्स अमेंडमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डिटेन्स द बिल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों में केसेस में क्या होगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी यहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन passes the bill and transmit it to लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, दोबारा से बिल पास करेगी और उसे ट्रांसमिट कर देगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, ठीक है। तो अगर फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, रिजेक्ट्स द बिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, और passes the bill with the amendments not acceptable to legislative assembly, ठीक है, और detains the bill for 1 month, ठीक है, उस पर कुछ भी ना करे बिल में और दोबारा से बिल को 1 महीने के लिए डिटेन कर ले, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, देखो अब क्या होगा, बिल ऑटोमेटिकली पासेस, ठीक है। अब जो बिल होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। पहले केस में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल लेके आया, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल भेजा पास कराने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली से, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली खुद बिल पास किया और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। बेसिकली उसने लेजिस्लेटिव असेंबली को अमेंडमेंट बताए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो अमेंडमेंट मानने से मना कर दिया, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो बिल आया था लेजिस्लेटिव असेंबली से उनके पास उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को डिटेन कर लिया 3 महीने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, दोबारा से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो उस बिल को पास करेगी, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेगी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर उस बिल को अपने हाउस से पास किया
विद द अमेंडमेंट्स दैट वर नॉट एक्सेप्टेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जो अमेंडमेंट पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ने ठुकरा दिए थे, उन्हीं अमेंडमेंट के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पास कर दिया, या फिर उस बिल को अब पहले वो 3 महीने के लिए रिटेन कर रहा था, ठीक है, पहले वो मैक्स टू मैक्स 3 महीने के लिए रिटेन कर सकता था पहली बारी में, दूसरी बार में वो सिर्फ 1 महीने के लिए बिल को रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से उसने कुछ भी किया, ठीक है, तो फिर बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज आती है, ठीक है, स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है, इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, वेदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल, यूनिकैमरल जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर बाइकैमरल, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, ठीक है, इन स्टेट लेजिस्लेचर वेदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल, ठीक है, देयर इज नो डेडलॉक और जॉइंट सिटिंग। हमने देखा था और सेंटर में जब ऑर्डिनरी बिल के केस में डिसीजन क्लैश हो जाता था लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तो वहां पर एक डेडलॉक की कंडीशन बन जाती थी, फिर वहां पर जॉइंट सिटिंग कराई जाती थी। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग होगी नहीं, मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्यों नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों केसेस में पहली बार और दूसरी बार में अगर ये तीनों केसेस आते हैं, पास नहीं करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को, ठीक है, तो दूसरी बार के बाद बिल अपने आप पास हो जाएगा, यहाँ पर डेडलॉक या जॉइंट सिटिंग की कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं सेंटर की बात करूं पार्लियामेंट के केस में, ठीक है, आपकी जो राज्यसभा थी वो एक ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने के लिए डिटेन कर सकती थी, ठीक है, बट जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिटेन ऑर्डिनरी बिल फॉर पहले इंस्टांस में, ठीक है, पहले इंस्टांस में कितने टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए डिटेन कर सकती है, ठीक है, और दूसरे इंस्टांस में वो डिटेन कर सकती है सिर्फ 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि मैक्स टू मैक्स वो 4 मंथ के लिए डिटेन कर सकती है बिल को, ठीक है, 4 मंथ के लिए बिल को डिटेन किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। वहीं जो राज्य, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो पार्लियामेंट में राज्यसभा 6 मंथ के लिए एक ऑर्डिनरी बिल को डिटेन कर सकती थी, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल रिलेट करके समझ गए होंगे इस चीज को। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनेगी, ऑलराइट। फिर देखो, फिर वही था ना कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी आपको स्टेट में, ठीक है, स्टेट का कोई फेडरल प्रोविजन है उसमें अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, ठीक है, उस बिल को आपको पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, प्लस जो आपका जिस स्टेट के आप फेडरल प्रोविजन को चेंज करना चाहते हैं, जो अफेक्टेड स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से, और किससे, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, इन केस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कैब, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो स्टेट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके आते हैं, ठीक है, स्टेट के लिए, टू चेंज फेडरल FEDERAL फेडरल प्रोविजंस ऑफ स्टेट, ठीक है, देन जो आपका कैब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, पार्लियामेंट से पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। फिर आपका जो अफेक्टेड स्टेट है, ठीक है, अफेक्टेड स्टेट में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा, किसी स्टेट के अगर आप फेडरल प्रोविजन बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा, वो पार्लियामेंट से पास होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। और जो जिस स्टेट, अफेक्टेड स्टेट, जिस स्टेट के आप बदल रहे हैं ना फेडरल प्रोविजन, ठीक है, तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, एंड ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना होगा,
बिकॉज most of the states do not or do not have legislative council। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही सीमित रखा गया है। ठीक है, ऑल राइटी। ठीक है, तो देखो जब अगर हम जैसे स्टेट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लाके स्टेट के फेडरल प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पार्लियामेंट हस्तक्षेप कर रहा है स्टेट में, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आती है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स आती हैं। ठीक है, आर्टिकल स्टार मार्क करके लिखना, आर्टिकल 249 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 249 के अंदर में जो राज्यसभा है ना, ठीक है, राज्यसभा स्टेट लिस्ट के कुछ टॉपिक्स पर लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के कुछ टॉपिक्स पर राज्यसभा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैन मेक लॉज। ठीक है, कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, कैन मेक लॉज, या फिर ऐसे लिख लो, कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स पर राज्यसभा लॉ बना सकती है। ठीक है, और ये लॉ वैलिड कितने टाइम के लिए होंगे, वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए ये लॉज वैलिड होंगे। ठीक है, ये लॉज वैलिड होंगे 1 साल के लिए। ठीक है, फिर एक आता है आपका आर्टिकल 312। ठीक है, सामा करना इस पे भी, आर्टिकल 312 के अंदर में जो राज्यसभा है, ठीक है, वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। यानी न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाने की पावर किसके पास है, आपकी राज्यसभा के पास है, आर्टिकल 312 के अंदर में। अभी की राइट नाउ कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आपके पास, एक तो आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ऑलराइट, ठीक है, और मैंने बाकी जितनी भी आपको बिल वाली बातें बताई हैं, ठीक है, वो सब जितनी मैंने लिखाई है उनके सिवा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जो आपके सेंटर में था वही सेम रहेगा। तो आपको अगर वहाँ पढ़ना हो तो उसके लिए आपको पहले पार्लियामेंट वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर क्योंकि यार बहुत बड़ा हो जाएगा ना, दोबारा से कोई चीज़ रिपीट करने का सेंस नहीं है, जब सेम ही है, जब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है तो उसको दोबारा से पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बस इतना देख लेना कि जो आपका जब लेजिस्लेटिव, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, उससे बिल पास होने के बाद जब गवर्नर की एसेंट के लिए जाता है ना, तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन कर सकता है, बट नॉट मनी बिल। ये सारी बातें मैंने आपको लिखवा रखी है पीछे। ठीक है, ऑलराइट, जो गवर्नर पढ़ाया था मैंने उसमें, ठीक कर सकता है, या फिर वो बिल को रख सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट। ठीक है, बस ये वाला पार्ट डिफरेंट है, वो भी मैंने आपको गवर्नर वाले पार्ट में पढ़ा रखा है कि प्रेसिडेंट जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भी बिल को रख सकता है। ठीक है, वो सारी बातें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है डिफरेंट पार्ट्स में। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आई होप आपको समझ में आएगा, और इसके साथ आपका स्टेट लेजिस्लेचर खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें जुडिशरी बची है। ठीक है, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके बाद आपकी पॉलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद कुछ सर्टेन टॉपिक्स रह जाएंगे, उसको हम ओवर द टाइम कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ओके, बाय।